नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अब तक व्याकरण के पूरे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न। और सबसे पहला जो टॉपिक था अपना वर्ण, अब तक यहां किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इन पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि है? निम्न में से किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि है? सबसे पहले इस चीज को सीखें कि उत्क्षिप्त होता क्या है। उत्क्षिप्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। जो उत्क्षिप्त हैं उन्हीं का एक नाम और है ताड़नजात, और इसी को द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। यानी इस प्रश्न को यूं भी पूछा जा सकता था कि हिंदी में उत्क्षिप्त ध्वनियां कितनी हैं, ताड़नजात ध्वनियां कितनी हैं, द्विस्पृष्ट कितनी है। तीनों एक ही चीज है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों दो, ड़ और ढ। इसका कारण बताऊं मैं आपको। यदि इसका शाब्दिक अर्थ फेंका हुआ है तो आप उच्चारण करके देखिए। एक तो जैसे ट वर्ग का तीसरा अक्षर अपन बोले और चौथा, एक बार अपन बोल रहे हैं ड, फिर बोल रहे हैं ढ। आप कोशिश करना मेरी जिह्वा का अनुकरण करने की। यदि ये ड और ढ हैं और इनके नीचे यदि ये स्थिति है, अब इनका उच्चारण करोगे। एक बार तो आपने बोला कि ड फिर ढ, ये इनका उच्चारण नहीं है, बल्कि इनको जब बोलोगे तो आपकी जिह्वा ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाएगी। इनका उच्चारण होगा ड़। देखना मेरी जिह्वा, एक बार मैं ड बोल रहा हूं फिर इसको बोलूंगा, एक बार बोला ड फिर बोल रहे हैं इसको ड़, यानी जिह्वा अपने आप में बाहर निकल रही है। इसका उच्चारण होगा ढ। तो जिह्वा ऊपर से नीचे की ओर फेंकी गई, इसलिए इस ध्वनि का नाम क्या था? उत्क्षिप्त ध्वनि। इसी को ताड़नजात कहा जाता है और इसी को द्विस्पृष्ट कहा जाता है। बाकी के विकल्प पर अगर अपन चर्चा करें, देखिए य और वह, ये दोनों भाषा में अर्धस्वर कहे जाते हैं। यानी अंतस्थ वर्णों के चार सीखे अपने। अंतस्थ वर्णों में य वह रह ल, अकेला य और वह है वो अर्धस्वर है, यानी स्वर नहीं है लेकिन स्वरों की तरह और स्वरों की जगह इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको भाषा में अर्धस्वर कहा जाता है। र और ल दोनों ऊष्म वर्णों में गिने गए हैं। ज और फ हमारी हिंदी में 5 आगत हैं। उन 5 आगत में से इन दोनों को लिया गया है। तो कुल मिलाकर आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ड़ और ढ। इन दोनों ध्वनियों को उत्क्षिप्त ध्वनियां, ताड़नजात या द्विस्पृष्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये 2007 से लगातार 3 बार आ चुका है। स वर्ण को कहा जाता है, या यूं मान लो कि निम्न में से स वर्ण क्या है? देखो, हमने संस्कृत में ये सीखा हुआ था लरितु लसा नाम दंता। यानी संस्कृत में उच्चारण स्थान जहां पढ़ाए गए हैं वहां ये लिखा गया कि लरी तू का मतलब पूरा तय वर्ग, ल और ये वाला स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। लेकिन अपने हिंदी और संस्कृत के जो उच्चारण है उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसका सही उत्तर है वर्त से। और ये होता क्या है, अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए तो इस उच्चारण में और इसमें अंतर हो जाएगा। ये देखिए, मैं एक स्थान बना रहा हूं, यानी हमारे ऊपर वाले दांत और आधा मसूड़ों को कवर करता हुआ हमारी जिह्वा यहां स्पर्श करती है। इस स का जब आप उच्चारण करते हो तो हमारी जिह्वा केवल दांतों पर नहीं होती। यदि अकेले दांतों पर होती तो ये दंते था, लेकिन नहीं, हमारी जिह्वा आधी दांतों पर होती है, आधी मसूड़ों पर होती है, और इस भाग का नाम है वर्त्स। इस भाग का नाम क्या है? वर्त्स है। और यहां से बोले जाने के कारण इस व्यंजन को क्या कहा गया है? वर्त से
व्यंजन। यदि विकल्प इसी प्रकार के बनते हों तब उत्तर क्या होगा? वर्त से। यदि यहां तालव्य की जगह ये लिखा हुआ होता कि ए व बै दोनों, तो आंसर से सही था। यानी संस्कृत के हिसाब से ये दंते है और वर्त से हिंदी की दृष्टि से व्यवहारिक शब्द वर्ण का यदि प्रयोग करते हैं तो वहां वो वर्त से है। और पार्श्विक तो भाषा में अकेले लय को कहा ही जाता है। जब अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे थे तो वहां आपको समझाया गया था कि 4 वर्ण हैं जो वर्त से में गिने गए हैं, नय, लय, से और जिस जय के नीचे नुक्ता लगा हो, यानी जो आगत से अपन ने ग्रहण किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दांत और मसूड़े इन दोनों स्थानों पर यदि जिह्वा एक साथ स्पर्श करती है तो उस भाग का नाम है वर्त्स, और वहां से बोले जाने के कारण इस ध्वनि को क्या कहा गया, इस व्यंजन को क्या कहा गया है? वर्त से व्यंजन। तीसरा देखिए, बढ़िया प्रश्न है। प्रकंपित या लुंठित ध्वनि निम्न में से कौन है? लुंठित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लुढ़कता हुआ। ठीक है, आप इनमें से अलग अलग को बोल के देखें। जैसे ड़ है तो उत्क्षिप्त पढ़ा आपने, ड़ भी उत्क्षिप्त है, लय वर्त से भी था और पार्श्विक भी था। लेकिन इसका उच्चारण कीजिए आप, यदि रै का उच्चारण करते हो तो लुंठित का मतलब तो है लुढ़कता हुआ और प्रकंपित का मतलब है कंपन करता हुआ। यानी हमारी जिह्वा जितनी देर हम इसका उच्चारण करते हैं उसी स्थान पर यानी मूर्धा भाग पर कंपन करती है, थरथराती है जिह्वा वहीं का वहीं। और यदि लंबा उच्चारण हमने किया है तो वहां तो नहीं रहेगी जिह्वा, लुढ़कती हुई क्या करेगी? ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इसलिए इसके दोनों ही नाम है, इसको प्रकंपित भी कहा जाता है और इसको लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा जो उच्चारण है हमारे देश के हरियाणा राज्य में होता है। हरियाणा का आदमी यदि हिंदी में हालचाल भी पूछता है तो वो इस शब्द का इस्तेमाल करेगा। अगर उसने अंग्रेजी बोलनी है तो भी वो इस शब्द का इस्तेमाल, इस वर्ण का इस्तेमाल करेगा। वो अंग्रेजी में शुरुआत करता है, बोले हाउ डू यू डू, यानी रै, थरथराई जीवा, कंपन किया, ऊपर से नीचे की ओर आई जीवा। इसलिए इस ध्वनि का नाम क्या हुआ? लुंठित या प्रकंपित ध्वनि। फिर देखिए चौथा प्रश्न, आगत ध्वनियां कितनी हैं? सीधा सीधा प्रश्न। हिंदी में 5 आगत ध्वनियां हैं जिनके नीचे हम नुक्ते का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊं मैं आपको। ये 5 कौन थे? कै, खे, गे, जय और फे। ये जो हमने यहां छोटी बिंदी लगाई है इसको भाषा में नुक्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नुक्ता। ये नुक्ता है छोटा सा लेकिन काम बड़े बड़े करता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पूरे शब्द में एक भी वर्ण के नीचे यदि नुक्ते का प्रयोग हो तो वो शब्द विदेशी होगा। पहला काम देखिए इसका। जैसे आपने यू देखा कयामत। अब ये शब्द न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है। ये शब्द ही क्या है? विदेशी है। और कारण क्या है? कै के नीचे नुक्ते का प्रयोग। फिर दूसरा काम करता है इसका अर्थ परिवर्तन। दूसरा काम क्या होता है? अर्थ परिवर्तन। जैसे एक लोक प्रचलित शब्द दे रहा हूं मैं आपको, राज, इसका अर्थ है शासन। और यदि इसको अपन यूं कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रहस्य। एक काम तो क्या किया? शब्द को विदेशी बनाया। दूसरा काम इसका अर्थ परिवर्तित भी इसने कर दिया है। और तीसरा काम क्या होगा? उच्चारण परिवर्तन। शब्द को विदेशी बनाना, उसका अर्थ परिवर्तन करना और तीसरा काम उसका उच्चारण परिवर्तन करना। यानी यदि राज शब्द का उच्चारण करना है तो इस जय का उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा दांतों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तालव्य वर्ण है तो तालु से, दांतों के तुरंत ऊपर वाला जो भाग है वहां से इसका उच्चारण होगा। यानी अपनी जिह्वा को तीनों कोर गोल घुमाओ ऊपर की ओर, दांतों तक टच मत होने दो, दांतों से ऊपर स्पर्श कराओ। आप इसको बोलोगे राज। ध्यान से सुनिए, इसका उच्चारण क्या हो रहा है?
राज। अब यदि इसका उच्चारण कर रहे हो तो वही जो पीछे अपन वर्त्स भाग सीख चुके हैं, यानी आपकी जिह्वा बिल्कुल घिस के आएगी, यहां से उच्चारित होगा ये वाला जय। ये तो कहां से हो रहा था, यहां से, यानी दांतों तक जिह्वा ना पहुंचे। और इसका क्या होगा, आधी जिह्वा दांतों पर होगी और आधी जिह्वा मसूड़ों पर होगी। एक बार आप दोबारा सुनिए, मैं ऊपर वाला बोल रहा हूं राज, और इसका उच्चारण मैं कर रहा हूं राज। एक बार क्या बोला, राज, और दूसरी बार हम इसको क्या बोल रहे हैं, राज। ये दोनों में अंतर था, राज, 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 फिर राज, है ना। कहने का मतलब क्या है, शब्द को विदेशी बनाना, दूसरा काम इसका अर्थ परिवर्तन करना, और तीसरा काम उच्चारण परिवर्तन करना। एक शब्द और देखिए अभ्यास के लिए, इसका अर्थ है भोजन, खाना, खा के आए हो ना, हाँ, इसका अर्थ है भोजन। यदि इसको हम यूं कर देते तो इसका अर्थ हो जाता है जैसे दराज, कॉलम, है ना। अपन अलमारी होती है, उसमें अलग अलग कॉलम होते हैं, खाने का टिफिन होता है, उसमें भी कॉलम होते हैं, तो ये वो खाना है। अब इसका जब आप उच्चारण कर रहे हो तो ये सीधा कंठ से बोला जा रहा है, यानी खाना, सीधा बोला जा रहा है खाना। इसका उच्चारण करोगे तो आगे वाली जिह्वा कोई काम नहीं आएगी, आपकी जिह्वा जहां कंठ से अलग हुई है ऊपर की ओर उठाओ उसको, और इसका उच्चारण होगा खाना। एक बार तो क्या बोल रहे हो, खाना, और दूसरी बार क्या बोल रहे हो, खाना। खुद, खुदा, अखबार, यानी यहां से इसका उच्चारण होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि ये पूछा जाता है कि हिंदी में आगत ध्वनियां कितनी हैं, हम उत्तर क्या दे रहे हैं, 5। कौन कौन है, तब अपन बता रहे हैं क, ख, ग, जय, फै। और भी यदि आप इनका अभ्यास करो तो बहुत से शब्द होते हैं ऐसे, जैसे इसका उच्चारण देखो, ये आप यूं कर रहे हो कि गजल, आपको उच्चारण ही नहीं करना आ रहा है इसका। यदि यूं बोल रहे हो गजल, ये इसका उच्चारण स्थान नहीं है, बिल्कुल जिह्वा के मूल भाग से बोला जाएगा, यानी गजल। एक बार तो क्या बोल रहे हो, गजल, और दूसरी बार इसका सही उच्चारण क्या, गजल, है ना। अपने दूरदर्शन पर जब भी कोई पिक्चर शुरू होती है, ये लिखा मिलता है आपको, यानी अगला कार्यक्रम हिंदी फीचर फिल्म। पै वर्ग जो है वो पूरा उष्ट है, पै फै बै भै मै, यूं बोलते हैं अपन। पर इसका उच्चारण यदि करना है ना, तो यहां से होगा आपके ऊपर वाले दांत और नीचे वाले ओष्ठ, इसको बोला जाए फीचर। एक बार तो बोल रहे हैं फीचर, फीचर कोई शब्द ही नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा, फीचर। ये 5 आगत ध्वनियां हैं जो अर्थ परिवर्तन, उच्चारण परिवर्तन और शब्द को विदेशी बनाना। अगला प्रश्न देखिए, अर्ध स्वर कौन से हैं, ये, वे, ए, ऐ, आ, ई, या छोटा या बड़ा ऊ। इसका देखो, पहले जो नहीं है वो देखते हैं। ये तो संयुक्त स्वर हैं, दो दो के मेल से एक बना हुआ है। ये दीर्घ स्वर हैं, और ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों हैं, यानी ये तो सारे के सारे स्वर हैं। लेकिन यहां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर है ये और वह। अब यदि आप ये सोच रहे हो कि इन्हीं को अर्ध स्वर क्यों कहा गया है, देखिए मैं बल दे के बोल रहा हूं इस बात को, ये दोनों स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, लेकिन स्वर की तरह और स्वर की जगह इनका प्रयोग होता है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं अपन, अर्ध स्वर। आपको मैं शब्द दे रहा हूं, कौन सा सही है, शुद्ध कौन सा है इनमें से। हां, दूसरा शब्द लो, कौआ, कौआ, चाहिए, चाहिए। देखो, एक की जगह ये का प्रयोग, ए की जगह वह का प्रयोग। मैं यही कह रहा हूं कि ये स्वर नहीं है, यह और वह स्वर नहीं है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसको व्याकरण में तो श्रुति दोष कहा जाता है, यानी सुनकर के जो हम गलती करते हैं उसको श्रुति दोष कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, लेकिन साहित्य में इसको स्वीकार किया गया है। कारण बताऊं मैं आपको, हमारी देवनागरी लिपि की विश्व की सभी लिपियों में एकमात्र लिपि
इसको जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यह व्यवस्था और किसी लिपि में नहीं है। अब यदि इसको जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है तब तो अपन बोल तो यही रहे हैं। यानी अगर आप क्लास में खड़े होकर ये कर रहे हो चाहे ए कऊ आ, चाहे ए कऊ आ, तो ये चीज करण कटु लगती है। और हो सकता है कि बच्चा घर जाके ये भी कह दे कि माँ मार तो हिंदी वालों मास्टर बावड़ो ही हो रहे हैं, भी तो बेरो को नहीं, वो चाहिए वह कौवा वह है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि स्वर तो नहीं है, यह और वह स्वर नहीं है, लेकिन स्वर की तरह और स्वर की जगह इनका प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। हम और किसी लिपि की अगर बात करें तो वहां ऐसा नहीं होता है। जैसे KNOW नो, और फिर NO भी नो, यानी उसको कनो नहीं बोलते क्योंकि तर्क तो कुछ है ही नहीं कि वो साइलेंट है ना। ये व्यवस्था इस लिपि में नहीं है। बोले इसको जैसा बोलते हो वैसा ही लिखो, तो बोल तो अपन यही रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों स्वरूप साहित्य में स्वीकार किए गए हैं, लेकिन व्याकरण में ये अशुद्ध हैं। ये भी अशुद्ध है और ये भी अशुद्ध है, लेकिन साहित्य में इनको स्वीकार किया गया है और इसीलिए इनको भाषा में अर्धस्वर कहा जाता है। एक बार आप दोबारा सुन सकते हो। अर्धस्वर दो हैं, यह और वह। ये स्वर नहीं होते हैं, लेकिन स्वरों की तरह और स्वरों की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना, काकल्य ध्वनियां कौन सी है? काकल्य ध्वनियां कौन सी हैं? पहला विकल्प है तालव्य, मूर्धन्य और दंते श, यानी पहले अपन बोल रहे हैं श, फिर श, से, फिर विसर्ग। विकल्प बी देखिए, विसर्ग है। स विकल्प में है केवल लय और द में है ए और आ। ये उष्म वर्ण है, ये वर्त से भी है और पार्श्विक भी है, ये कंठे हैं। बच क्या गया आपका, विसर्ग और है। देखो नाम क्या दिया गया आपको, काकल्य ध्वनियां। काकल, कंठ के थोड़ा नीचे का भाग काकल होता है। कंठ के तुरंत नीचे वाला जो भाग है वो काकल होता है। संस्कृत में देखो क्या सिखाया गया, अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। ये है उच्चारण स्थान मौलिक रूप से उसका। ये कह रहा है कि ए आ कु का मतलब पूरा कै वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी ये कंठ से बोले जाते हैं। और वास्तविक बात भी है ये कि संस्कृत में ये आज भी कंठे हैं, लेकिन हमारी हिंदी तो एक व्यावहारिक प्रक्रिया है ना। वो कह रहे हैं कि ये इनका अगर उच्चारण कर रहे हो तो ये कंठ से नहीं बोले जाएंगे। आपने इनका उच्चारण कंठ के पहले ही शुरू कर दिया है। जैसे मैं आपको बोल के बताऊं, देखो यही तो है ना विसर्ग और है। आप इनमें से किसी को बोल रहे हो, जैसे ए, कै, गे, घे, सीधा प्राणवायु कंठ से बाहर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो वर्ण बाहर आ रहा है। कै, खे, गे, घे, इसको बोलिए देखिए है, यानी बाहर आते हुए भी ऐसे लग रहा है कि ये वर्ण अंदर की ओर गिरा, यानी हमने उसको पहले से शुरू कर दिया। और ये जो पहले वाला भाग है, इस भाग का नाम क्या है, काकल। और यहां से उच्चारित होने के कारण इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, काकल्य ध्वनियां। तो ये विसर्ग और है हमारे लिए दोनों ही काकल्य ध्वनियां। इसको यदि समझना होगी ये क्या होता है, अपने देखना, लोक व्यवहार की बात बताऊं मैं आपको। गांव में छोटा बच्चा गर्म दूध, चाय ऐसा कुछ पी लेता है, फिर वो रोने लगता है। तो हमारे नए पढ़े लिखे माँ, नाना, नानी, दादा, दादी जो भी हैं, वो बच्चा रोने लगता है। गर्म दूध उसने पी लिया, गर्म चाय पी ली तो रोने लगता है। तो अक्सर जो नए पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं, वो ऐसे कहते हैं अपनी देसी भाषा में, बोले ऐ के करे छोरे को कागड़ियों बाल दियो, ऐ के करे छोरे को कागड़ियों बाल दियो। यानी नाम तो सुना था उन्होंने काकल, फिर उन्होंने अपने ग्रामीण बोलचाल की भाषा में बिना कारण के तत्सम तद्भव देशज विदेशी बन जाते हैं, बिना किसी गुणवर्दी के प्रत्यय जुड़ जाते हैं। आदमी का सुंदर सा नाम होता है धूड़ाराम, बिकी मान पूछ के देखो बा कहेगी धूड़ियो, मालो धूड़ियो, वो ईओ प्रत्यय बकनी है। औरत का सुंदर सा नाम होता है रामकोरी, बिकी माँ कहेगी माली राम कोल्डी, यो ओल्डी प्रत्यय बनकनी है। नाम तो सुना था उसने काकल, उसको बनाया कागड़, और उसके ईओ प्रत्यय जोड़ करके क्या कर दिया, कागड़ियो। बोली ऐ के करे छोरे को कागड़ियों बाल दियो। एक बात और बताऊं आपको, ओ जिका को जड़ है ना, बिनी बेरो इनके शोक जोर को आनंद आए। जैसे मुंह में कहीं जलन हो गई तो अपन इलाज कर सकते थोड़ा बहुत,
ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जिसका जल गया ना वो सिर्फ इंतजार कर सकता है कि वो ठंड होना सी ओसी। या फिर अगर इतना करने के बाद आपके ध्यान नहीं आ रहा कि ये स्थान कौन सा है, तो आपने टीवी देखा है, सभी देखते हैं, एक ऐड आता था कि विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो। वो जो खिंच खिंच जो लटकता हुआ दिखाई दे रहा था ना, वो काकल था। और इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण वहीं से होता है, उसी स्थान से होता है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? काकल्य ध्वनियां। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से लय क्या? जबरदस्त प्रश्न है भाई। निम्न में से लय क्या है? ये बात अपन 2 बार कर चुके हैं कि संस्कृत के हिसाब से ये दंते है। क्या कहा गया है वहां? लरितु लसानाम दंता। ये था उच्चारण स्थान जो अष्टाध्यायी ने हमें दिया है। बोले लरी, तू का मतलब तय थे दे धै न, तय वर्ग पूरा आएगा। फिर ये लय और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। यानी इस हिसाब से उत्तर क्या हुआ इसका? दंते। फिर अपन ने जब वर्ण टॉपिक पढ़ा तो मैंने आपको ये लिखवाया, न से लय और जय, इनको वर्त से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बात तो वही है ना अभी जो कर रहे थे अपन, इस भाग का नाम वर्त से है। इनको बोल के देखो, अगर संस्कृत के हिसाब से बोला था, कोई से कोई अकेले दांतों से नहीं बोला जा सकता। व्यवहार में लो इस चीज को, किसी को भी दांतों से अकेले से नहीं बोल सकते। आप बोलते हो न, ले, से, जय, यानी आधी जीवा दांतों पर होती है और आधी मसूड़ों पर होती है, और इस भाग का नाम वर्त, और यहां से बोले जाने के कारण ये क्या है? वर्त से। यानी 2 सही है, ये दंते भी है और वर्त से भी है। अब देखिए पार्श्विक क्या होता है। पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साइड या बगल। साइड जो होती है दोनों ओर, जिसको अपन कह सकते हैं। आपकी जिह्वा ने तो देखिए कहां स्पर्श किया हुआ है? ये आपके दांत हैं, बार बार मुझे आपके दांत बनाने पड़ रहे हैं। जिह्वा यहां स्पर्श कर रही है, आधी दांतों पर है और आधी मसूड़ों पर है। बिल्कुल बोल के देखिए आपकी जिह्वा टकराती है कि नहीं? यहां न, ले, से, जे, अकेले दांतों से तो कोई से को बोला ही नहीं जा रहा। यहां तक तो ये वर्त से में था ना। अब देखिए इसका पार्श्विक नाम क्यों पड़ा है? लय। अगर ऐसे आप उच्चारण कर रहे हो तो आपकी जीवा ने ऊपर तो स्पर्श कर लिया है। आपकी जो प्राणवायु है वो कहां से निकलेगी? यहां से बाहर निकलेगी, ऊपर से तो नहीं निकल सकती क्योंकि ऊपर तो जीवा ने स्पर्श किया हुआ है। तो प्राणवायु क्या करेगी? दोनों साइडों से बाहर निकलेगी, दोनों बगलों से बाहर निकलेगी। इसलिए इस ध्वनि का नाम क्या पड़ गया? पार्श्विक ध्वनि। यानी ये दंते भी है, ये वर्त से भी है और ये पार्श्विक भी है। यदि इस प्रकार के विकल्प हैं तो सही उत्तर क्या है? सभी। गौर करना इस प्रश्न पर। यानी संस्कृत के हिसाब से ये दंते हैं, फिर अपने समुदाय में ये वर्त से भी है, और यदि निजी विशेषता पूछी जा रही 52 वर्णों में तो ये लय पार्श्विक भी है। अब मान लो ये विकल्प में नहीं होता, सभी अगर विकल्प में नहीं होता, यहां ये ध्यान देने वाली बात, तब इसका उत्तर क्या होता? पार्श्विक। यदि ये भी विकल्प में ना होता तो इसका उत्तर होता वर्त से, और यदि ये भी विकल्प में ना होता तो इसका उत्तर होता दंते। पर यदि विकल्प इसी प्रकार का हो तब ये उत्तर आएगा सभी। इनमें से किसी एक को भी गायब कर दोगे तो उत्तर आएगा पार्श्विक। अगर पार्श्विक भी नहीं होगा तो फिर उसका उत्तर होगा वर्त से, और यदि ये दोनों ही नहीं है तो इसका उत्तर होगा दंते। ये ध्यान रखना है। ये बच्चों कंपटीशन में प्रश्न हमेशा हमें वही पूछा जाता है जिसका उत्तर हमें आता है, लेकिन उसका पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। एक प्रश्न और देखिए, भाषा का अमूर्त रूप कौन सा है? अमूर्त का मतलब यानी जिसकी कोई मूर्त नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर था ध्वनि। पहले इन तीनों को समझिए। वर्ण का मतलब क्या था? कि मुख से निकली अखंड ध्वनि। जिसको लिखा जा सके, यानी लिपिबद्ध किया जा सके, वो क्या है? वर्ण है। तो लिखा गया है, इसका मतलब तो उसकी मूर्त है। जैसे कै कैसा होता है? ऐसा होता है, ये आकार है उसका। जबकि ये पूछ क्या रहा है? निराकार, यानी जिसका कोई रूप नहीं है, वो क्या है? फिर शब्द, वर्णों के मेल से शब्द बना है तो उनका भी लिखित स्वरूप है। वाक्य व्याकरण की पूर्ण और सबसे बड़ी इकाई का नाम है, इसलिए वो भी
लिपिबद्ध है, लिखित स्वरूप में है, लेकिन ध्वनि, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ध्वनि। यानी मानव मुख से बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं कि जिनके टुकड़े भी नहीं होते और फिर भी वो वर्ण नहीं है। जैसे अपन घरों में पशु होते हैं अपने सभी के, है ना? पशु को जब आप बहकाते हो तो मुख से एक ध्वनि निकलती है आपके, आप यूं करते हो, ध्वनि तो निकली है, पर इसको लिखा नहीं जा सकता। तो ये क्या है? अमूर्त स्वरूप, यानी सबसे छोटी अमूर्त इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी मूर्त इकाई वर्ण है, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, व्याकरण की पूर्ण और सबसे बड़ी इकाई का नाम वाक्य है। क्लियर है? फिर देखिए अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से कौन भिन्न है? ये सिंपल प्रश्न आया हुआ है। देखिए, ये कै वर्ग का अक्षर है, ये भी कै वर्ग का अक्षर है और ये भी कै वर्ग का अक्षर है। इसको पूछने का उद्देश्य देखिए क्या था, मतलब कितना सोच सकता है प्रश्न बनाने वाला। हम ये सोच जाते हैं कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक है। ये मंतव्य है इस प्रश्न को पूछने का। भाई ङे ये न न मैं नासिका की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं, तो अपन सोच जाते कि ये अलग है, लेकिन ना, ये पूछने का उसका तरीका क्या था कि ए, आ और पूरा कै वर्ग कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ से। तो ये तीनों ही कै वर्ग के अक्षर हैं। कै भी कंठ से है, घै भी कंठ से है और ङै भी कंठ से ही बोला जाता है, नासिका का सहयोग लिया जाता है। कई बार मैं क्लास में पूछता हूं, अरे इन वर्णों को अनुनासिक क्यों कहते? बोले सर नाक से बोले जाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि मुंह बंद करके बोल के दिखाओ। क्या इसको मुंह बंद करके बोल सकते हो? नहीं। ङै यानी सबसे पहला उच्चारण तो कौन है इसका? कंठ है। फिर नासिका का तो सहयोग लिया जाता है। मुख्य कर्ता तो कंठ ही है, सहयोग लोगे तो वो तो करण कारक में चला जाएगा ना। कहने का मतलब क्या था? इसका सही उत्तर है 6। ये चै वर्ग का अक्षर है और चै वर्ग तालु से बोले जाते हैं। तो ये यहां ध्यान रखने वाली बात थी कि आप ये ना कर दो, ये उसको पूछने का उद्देश्य था, यही उसका टारगेट था कि आप भिड़ते ही इसको ले रहोगे, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, ये कै वर्ग के ही तीनों अक्षर हैं। और अगला प्रश्न देखिए अपना, कौन सा अक्षर अल्प प्राण एवं महाप्राण दोनों है? बच्चों, इस चीज का इलाज हिंदी के किसी व्याकरण में प्रामाणिक रूप से दे ही नहीं रखा, लेकिन संस्कृत में जहां वर्णमाला सिखाई गई है वहां माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। व्यंजन वर्णों की शुरुआत भी है से होती है अष्टाध्यायी में, और व्यंजन वर्णों का अंतिम वर्ण भी है ही है। पहला भी है और अंतिम भी है। ये प्रश्न जब पूछे आपको जाते हैं तो विकल्प देखे कैसे मिल जाते हैं? नाहर, बाहर, अब ये तो सीधा यूं पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा है, तो उत्तर तो है ही। अब देखिए, यदि वो प्रश्न इस हिसाब से बना देता आपको कि निम्न में से किस शब्द में है का अल्प प्राणीय स्वरूप है तो तीनों में, चारों में ही दे रखा है। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। लेकिन उसने तो ये पूछा कि इनमें से किस विकल्प में है अल्प प्राण के रूप में है, तब देखिए उसका उत्तर क्या होगा हमारा। बताऊं आपको, यदि किसी शब्द की शुरुआत ही है से हो, एक एक शब्द पर बल दे के बोल रहा हूं मैं, यदि किसी शब्द की शुरुआत ही है से हो तो वह सदैव अल्प प्राण होगा, और आगे किसी भी नंबर पर यदि है आता है तो वह महाप्राण होगा। इसका कारण बताऊं मैं आपको, हमारी लिपि की एक ये भी विशेषता है कि जिस वर्ण पर बल लगना चाहिए उस पर लगना ही चाहिए, जिस शब्द पर बल लगना चाहिए उस शब्द पर बल लगना ही चाहिए, जिस वाक्य पर बल लगना चाहिए उस पर लगना ही चाहिए, अन्यथा वो अर्थ देगा ही नहीं जो उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। जिस अर्थ के लिए उसको प्रयुक्त किया गया है वो अर्थ कभी देगा ही नहीं। तो यहां क्या कर रहे थे हम? यदि मैं आप में से किसी को यह कहता हूं, देखना मेरा रवैया देखना आप कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको। मैं ये कहूं
कि अरे तेरे पीछे नार खड़ा है, तेरे पीछे नार खड़ा है, क्या सोचोगे आप? मेरे मुंह को देखोगे, क्या दिख रहा है सर आपको? यही तो कहोगे ना। अगर मैं ये कहता छोरा नार खागो, तो चाहे ना भी है, आप उठ जाओगे वहां से तुरंत। इस शब्द को बल की आवश्यकता थी, और यदि बल लगता है तो वो महाप्राण है। जिस पर ज्यादा बल लगता है वो महाप्राण है। इस शब्द को देखिए, अगर अपन यूं कहें भाई तू बाहर जा, बाहर जा, मतलब शब्द पर बल ही नहीं था। यदि शैतानी की है बच्चे ने, आप इसे कहे बाहर जा, इसका मतलब इसको बल की आवश्यकता थी। लास्ट का जो है होता है, उसका उच्चारण है होता ही नहीं है, उसको ह के रूप में बोला जाता। अभी मैं सिखा रहा था आपको, जब अर्ध स्वर कर रहे थे अपन, स्वर नहीं है लेकिन स्वरों की तरह और स्वरों की जगह इनका प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध। है को क्या बोल रहे हो? ह, यानी वो भी क्या है? महाप्राण है। लेकिन यदि ये शब्द के शुरुआत में ही आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? हमारा, हम, हल्का। शब्द की शुरुआत में आने वाला सदैव अल्प प्राण होगा, और आगे किसी भी नंबर पर है आएगा तो वो महाप्राण हो। इसका एक और कारण बता दूं आपको। यदि आप यू बोल रहे हो, जैसे किसी भी वर्ण को बोल के देखिए, अल्प प्राण जितने हैं, इसको आप काफी देर बिना सांस लिए बोल सकते हो। जैसे मैं ये कहूं कि कै 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 अपन बोल सकते हैं। लेकिन इसको बोल के देखिए कितनी बार है, एक ही बार। यानी सबसे ज्यादा प्राणवायु खर्च इसी पर होती है। तो ज्यादा प्राणवायु खर्च होती है तो ये महाप्राण है ही। लेकिन यहां देखिए, अगर ये किसी शब्द के शुरुआत में आ जाता है तो मजबूरन हम आगे वाले वर्णों को बोलने के लिए कम प्राणवायु खर्च करते हैं। यानी बीच में सांस थोड़ी लोगा, एक बार बोला है, मारा, ऐसे थोड़ी करोगे। एक ही सांस में बोलना, यानी हमारा। उस दृष्टि से ये है कंबल वाला होगा, और यदि कंबल है तो वो अल्प प्राण होगा। ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, भविष्य में आपको पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप वर्ण का विश्लेषण करके चलते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे के जो प्रश्न हैं वो अपनी अगली क्लास में होंगे। तब तक के लिए